आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, आर्मी अग्निवीर जीडी एंड ट्रेडमैन एग्जाम 2025 के लिए आज का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर हमारा 6 रहने वाला है। ठीक है, तो मॉडल पेपर नंबर 6 और 5 हमने कंप्लीट करा दिए हैं, और वो नहीं देखे तो देख लेना। टोटल हम इस बुक से 50 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैनल को आज से ही सब्सक्राइब करेंगे। मॉडल पेपर में रहते हैं आपके जीके के क्वेश्चंस और आपके जीएस के क्वेश्चंस। ठीक है, 15 क्वेश्चंस आपके जीके के और 15 ही आपके रहते हैं जीएस के। टोटल 30 प्रश्नों का जो सेट रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। 30 क्वेश्चन यानी कि 60 अंकों का। तो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं इनको सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को अपना आंसर है वो कमेंट करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान का कि मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है। स्पीकर होता है, राष्ट्रपति होता है, गृह मंत्री होता है, प्रधानमंत्री। चार ऑप्शंस कुछ इस प्रकार सामने हैं, जो भी अपना करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है साथियों, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय, एक्सिस बैंक का मुख्यालय तो बिल्कुल यहाँ पे मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर, मुंबई में। ठीक है, अगला सवाल। गाइड किताब के लेखक कौन हैं? गाइड किताब के लेखक चार्ल्स डिकेंस, आर के नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। गाइड किताब के लेखक की बात करें तो आर के नारायण हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? आर के नारायण हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। विश्व में सबसे अधिक गन्ने की पैदावारी कहाँ पर होती है? विश्व में सबसे अधिक गन्ने की पैदावारी कहाँ होती है? ब्राजील, भारत, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में सबसे अधिक गन्ने की पैदावारी कहाँ पे? ब्राजील में होती है। कहाँ पे होती है? ब्राजील में होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। और भारत में सबसे ज्यादा गन्ने की उत्पादन कहाँ पे होता है? गन्ने का उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। अगर भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला है कि निम्न में से राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? निम्न में से राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। और इनका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। क्लियर है? ऑप्शन सी करेक्ट। अगला है कि निम्न में से सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, राज्य या फिर लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश, केरल, मिजोरम या फिर राजस्थान। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं। तो केरल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता राज्य कौन सा? न्यूनतम साक्षरता दर तो बिहार हो जाएगा। कौन सा? बिहार। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, फिर भी बिहार आपको याद रखना है। अगला साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको आर्मी एग्जाम अप्रैल में होगा, अप्रैल में एग्जाम होगा, उससे पहले बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे अगर आप आर्मी जीडी ट्रेडमैन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? तो 65 वर्ष तक सेवा कर सकते हैं। 65 वर्ष तक सेवा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला है कि किमोनो किस देश का राष्ट्रीय परिधान है? किमोनो किस देश का राष्ट्रीय परिधान है? इंडोनेशिया का, मालदीव का, जापान का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक है वो किमोनो है। ठीक है, तो किमोनो क्या है? किमोनो राष्ट्रीय परिधान है, मतलब राष्ट्रीय एक परिधान है, पोशाक है। ये किसकी है? ये जापान की है। ठीक है, जापान की है। जापान की राजधानी पूछ लें तो टोक्यो करना है। क्या करना है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा येन करनी है। मुद्रा है येन और राजधानी है टोक्यो। ठीक है, अगला है कि गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के नागरिक हैं? गोल्फ के खिलाड़ी विजय सिंह अमेरिका के, भारत के, यूनाइटेड के या फिर फिजी के? बताइए। तो अगर आपने यहाँ पे भारत को किया है तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिजी के खिलाड़ी हैं। फिजी गोल्ड खिलाड़ी विजय सिंह फिजी देश के नागरिक हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मारक के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का बिस्मारक के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है बताइए इसका राइट ऑप्शन।
लाल बहादुर शास्त्री जी को, मोतीलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, महात्मा गांधी जी को। भारत का बिस्मारक के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक के नाम से जाना जाता है। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन थे। ठीक है, 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रकाश परिकिरण पर इन्होंने काम के लिए इनको किया था। अगर बात करें प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार, तो रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम नोबेल पुरस्कार के रूप में इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, पुरस्कृत किया गया था इनको साहित्य के लिए। किसमें? साहित्य के लिए। कब? 1913 में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। सीवी रमन यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से सी राजगोपालाचारी को, लाला लाजपत राय को, दादा भाई नौरोजी को, खान अब्दुल गफ्फार खां को। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी बिल्कुल आपका सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? तो इनको पंजाब केसरी कहते हैं। पंजाब केसरी। ठीक है, और अब्दुल गफ्फार खां को बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? तो इनको सीमांत गांधी, क्या कहते हैं? सीमांत गांधी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला है कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में है? हरियाणा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, इनमें से कोई नहीं। अक्षरधाम मंदिर, तो अक्षरधाम मंदिर है गुजरात में। ऑप्शन से आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, ये भगवान स्वामी नारायण को समर्पित मंदिर है। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य लीची का सर्वाधिक उपयोग करता है? कौन सा राज्य लीची का सर्वाधिक उपयोग करता है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य करता है। बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना हो जाएगा, और बिहार का शौक की बात करें, बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? पटना हो जाएगी। ठीक है, पटना। और बिहार का शौक किसे कहते हैं? बताइए। तो कोसी नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। बिल्कुल ऐसे सवाल आते हैं, इजी सवाल आते हैं, ज़्यादा वो उतनी डिटेल्स या फिर बेसिक सवाल आते हैं जो ज़्यादा गहरे वाले क्वेश्चंस देखने को हम कम मिलते हैं। वाईफाई का पूरा नाम बताइए, वाईफाई का पूरा नाम। तो वायरलेस फिडेलिटी, क्या बोलते हैं? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, और इसका आविष्कार जॉन ओ शुल्विन ने किया था। जॉन ओ शुल्विन ने किया था। ठीक है, चलिए अब आपके सामान्य विज्ञान, ठीक है, जनरल साइंस के क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आलू आलू है ना, ये किसका परिवर्तित रूप है? जड़ का है, पत्ते का है, फल का, या फिर इनमें से कोई नहीं? आलू किसका परिवर्तित रूप है? तो देखिए, बात करें आलू, आलू न तो जड़ का है, न तो पत्ते का है, न तो फल का है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी। तो आलू किसका है? तो आलू है भूमिगत, ये तन्ने का उदाहरण है। भूमिगत किसका उदाहरण है? ये है तन्ने का उदाहरण है, वो भूमिगत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस कोई नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, हम ऑप्शंस इसको टिक करेंगे। और अगर बात करें कि जो भूमिगत तन्ने का उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, लहसुन हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, आलू, ये सब हो जाएगी इनके उदाहरण। किसके? भूमिगत तन्ने के उदाहरण। चलिए, रेशम कीट का अध्ययन किस में किया जाता है? फ्लोरिकल्चर में, सेरिकल्चर में, एपीकल्चर में, फिर इनमें से कोई नहीं। रेशम कीट का अध्ययन इनमें से किया जाता है। तो रेशम कीट की बात करें तो यहाँ पे सेरिकल्चर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेरिकल्चर, रेशम कीट का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर की बात करें, एपीकल्चर, तो इनका एक सेकेंड, हाँ, एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। और फ्लोरिकल्चर, पुष्पों के अध्ययन को, फ्लोर यानी कि फूल, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और चलिए यहाँ पे इतना ही। टंगस्टन का अयस्क है, तो टंगस्टन वोल्फ्राम का, हेमेटाइट का, बॉक्साइट का, या फिर इनमें से कोई नहीं? टंगस्टन का अयस्क है, तो टंगस्टन का है वोल्फ्राम है। क्या है? वोल्फ्राम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का अयस्क वोल्फ्राम है। टंगस्टन का रासायनिक संकेत क्या है? इनका रासायनिक संकेत टंगस्टन का रासायनिक संकेत है डब्लू कहते हैं इनको। ठीक है, डब्लू कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्न में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो रॉकेट कार्य करता है, किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय, आर्किमिडीज का सिद्धांत को, न्यूटन के द्वितीय, या फिर प्रथम नियम पर?
तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये सिद्धांत कौन सा होता है? क्रिया एवं प्रतिक्रिया वाला होता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं इनको। तो वो कौन सा था? तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम था ना, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जो रॉकेट के सिद्धांत को कार्य करता है। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। हड्डियों का अध्ययन इसमें किस में किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में एक और होता है इसके ऐसा का ऐसा नाम। ध्वनि स्तर को मापा जाता है तो कैंडेला से, अर्थ से, डेसिबल से, बैरोमीटर से। ध्वनि स्तर को कैसे मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है, डीबी से मापा जाता है, डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है, और ध्वनि मापने वाले यंत्र की बात करें तो ऑडियोमीटर हो जाएगा, श्रवण मापी। ठीक है, मनुष्य के द्वारा ध्वनि की सुनने की क्षमता को एक मापने वाला यंत्र है। अगला है कि इनमें से अमीबा में जनन प्रक्रिया होनी चाहिए, द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। अमीबा में जनन प्रक्रिया होनी चाहिए, तो अमीबा में जनन प्रक्रिया द्विखंडन होनी चाहिए, द्विखंडन होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्षय रोग होता है, मधुमेह होता है, हैजा होता है, या फिर एड्स होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से बताइए इसका आंसर। तो मधुमेह बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला सवाल, अगला है कि एलपीजी गैस की रिसाव का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एलपीजी एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एथिल मर्केप्टन का, मेथिल मर्केप्टन का, या फिर एथिल अल्कोहल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह किया जाता है एथिल मर्केप्टन का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताना है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उनका रासायनिक सूत्र बताना है। तो N2O, या फिर CaCO3, NHCO3, या फिर H2SO4। तो H2SO4 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। रट लेना ऐसे सवालों को। ठीक है, और कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है, कार की बैटरी में। अगला है कि निम्न में से ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? जिंक का, सोडियम का, फास्फोरस का, कार्बन का? निम्न में से ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? तो कार्बन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कार्बन का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनामो, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो माइक्रोफोन बदलता है, माइक्रोफोन बदलता है, माइक्रोफोन बदलता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर इसकी और बात करें कि डायनमो, हाँ, डायनमो डायनमो की बात करें तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य किसका होता है? डायनेमो का होता है, डायनेमो को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कॉलेरियो, या फिर साल्मोनेला टाइफी, या फिर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, या फिर इनमें से कोई? हैजा रोग, हैजा रोग, हैजा रोग होता है विब्रियो कॉलेरिया के कारण। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन गैस होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगला है कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, तो देखिए यहाँ पे इसको समझिए। अश्रव्य, जो अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, ठीक है, यहाँ पे अश्रव्य होती है 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से अगर कम होती है, ठीक है, कम होती है तो वो अश्रव्य। और एक होती है श्रव्य प्रास, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और एक होती है प्राश्रव्य तरंगे, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, उनको प्राश्रव्य तरंगे कहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अश्रव्य तरंगे हो जाएगी ऑप्शन से 20 हर्ट्ज से नीचे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में कितने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लास कैसी लगी? सब्सक्राइब, 7वीं क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, सब कुछ शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। ठीक है, धन्यवाद।